हेलो गाइस, माई सेल्फ आकांक्षा शर्मा। मैं हूं आपकी इकोनॉमिक्स फैकल्टी CUT 2023 की प्रिपरेशन के लिए। ये हमारा क्रैश कोर्स है, स्पेशली डिज़ाइन किया गया है उन बच्चों के लिए जिन्होंने अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, और वो बच्चे जिन्होंने तैयारी कर ली है वो इस क्लास के थ्रू अपनी पूरी रिवीजन कर सकते हैं। इसमें हर एक टॉपिक आपको डिस्कस करवाया जाएगा। पूरी कंटिन्यूटी बनाए रखनी है क्योंकि कंटिन्यूटी इज द की। सारी क्लासेस अटेंड करनी है और प्रॉपर 100% आपके जितने भी क्वेश्चंस होंगे सब ठीक होंगे, ये हमारी गारंटी है। आज हमारी जीरो क्लास है। जीरो क्लास मीन्स हम यहाँ पे आज सिलेबस डिस्कस करेंगे कि क्या क्या आपको इकोनॉमिक्स में पढ़ाया जाएगा। CUT 2023 डोमेन इकोनॉमिक्स। सबसे पहले इकोनॉमिक्स क्या होता है? इकोनॉमिक्स होता है किस तरह से अपनी हम कम रिसोर्सेज में, क्योंकि हमारे रिसोर्सेज बहुत ही स्केर्स हैं, तो किस तरह से हम अपने कम रिसोर्सेज में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमी को बेनिफिट दे सके। हमारी अनलिमिटेड वॉन्ट्स हैं, बहुत ज़्यादा वॉन्ट्स हैं, हमारी अनलिमिटेड वॉन्ट्स हैं। इन अनलिमिटेड वॉन्ट्स को हम अपने लिमिटेड रिसोर्सेज से, जो हमारे रिसोर्सेज हैं इकोनॉमी के वो बहुत कम है, किस तरह से हम अपने अनलिमिटेड वॉन्ट्स को लिमिटेड रिसोर्सेज से फुलफिल कर सकते हैं, ये चीज़ हमें हमारा इकोनॉमिक्स बताता है। आई होप इकोनॉमिक्स क्लियर है। अब हम चलते हैं हमारे लेक्चर प्लान की तरफ। किस तरह से आपकी क्लासेस हो जाएंगी, किस तरीके से होंगी, सब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारा होगा इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स सबसे पहले, इकोनॉमिक्स आपके 3 पोर्शंस में डिवाइड हुए हैं। सिलेबस में 3 पोर्शंस में इकोनॉमिक्स डिवाइड हुआ है। हम पे लिखती हूँ। इकोनॉमिक्स आपका 3 पोर्शंस में डिवाइड हुआ है इस सिलेबस में। CUT 2023 में इकोनॉमिक्स 3 पोर्शंस में डिवाइड है। नंबर 1 इज माइक्रो, नंबर 2 मैक्रो एंड नंबर 3 इंडियन इकोनॉमी। तो ये 3 पोर्शंस हैं आपके, जिसमें से आपको एग्जाम्स में सिलेबस आएंगे एंड 12th एंड 11th की बेसिस पे ही ये सारा आपका सिलेबस है। माइक्रो एंड मैक्रो आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ज़्यादातर जो आपके क्वेश्चंस हैं वो आपको माइक्रो एंड मैक्रो से ही पूछे जाते हैं। इंडियन इकोनॉमी से भी पूछे जाते हैं, बट इनसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं और सबसे ज़्यादा टॉपिक्स, छोटे छोटे टॉपिक्स, कोई भी छोटा छोटा टॉपिक उठा के आपको इसमें से क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। तो आपको पूरी क्लासेस अटेंड करनी है, कंटिन्यूटी के साथ हर एक टॉपिक डिस्कस करवाया जाएगा, जिसमें आपके पूरे फुल मार्क्स जो हैं वो आ सके। ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स। सबसे पहले माइक्रो और मैक्रो में फ़र्क क्या होता है? व्हाट इज़ माइक्रो इकोनॉमिक्स, व्हाट इज़ मैक्रो इकोनॉमिक्स? माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है जब हम एक इंडिविजुअल को लेके चल रहे हैं, जैसे मैं हूँ, मेरी डिमांड क्या है, मुझे क्या चीज़ चाहिए, मेरी वॉन्ट्स क्या है, मेरे पास कितने रिसोर्सेज हैं। जब मैं सिर्फ अपने आप को लेके चल रही हूँ, ये सिर्फ एक पर्सन को लेके चल रही हूँ, तो वो हमारा आ जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। एक इंडिविजुअल को लेके चलते हैं जब हम इंडिविजुअल को लेके चलते हैं, वो हमारा आ जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स आता है जब हम ओवरऑल इकोनॉमी को लेके चल रहे हैं, पूरी इकोनॉमी, जिसको मतलब एग्रीगेट। अगर हम इंडिविजुअल डिमांड को देख रहे हैं, अगर मैं सिर्फ अपनी डिमांड को देख रही हूँ, तो दिस विल कम अंडर माइक्रो इकोनॉमिक्स। अगर मैं पूरी इकोनॉमी की डिमांड को देख रही हूँ, पूरी इंडिया के लोगों की डिमांड को देख रही हूँ, तो दिस विल कम अंडर मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसको बोलेंगे एग्रीगेट डिमांड। फाइन, नाउ लेट्स स्टडी द सिलेबस। सिलेबस डिस्कस करेंगे और कल से आपके प्रॉपर लेक्चर स्टार्ट हैं। कंटिन्यूटी बनाए रखनी है, कंटिन्यूटी इज द की। इससे, क्योंकि 1 मंथ में हमने पूरा सिलेबस कवर करना है, एक दिन भी मिस हुआ तो अगले दिन डबल काम बन जाता है, तो बेटर है प्रॉपर हर दिन जो है क्लासेस अटेंड करें। लेट्स मूव टू द सिलेबस। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे क्या होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है। सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी, वी ऑल नो 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं हमारी इकोनॉमी की। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। ये तीनों सेंट्रल प्रॉब्लम्स हम डिस्कस करेंगे। लेकिन ये नहीं कि सिर्फ डिस्कस कर ली, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, काम खत्म। क्वेश्चन आपको कहीं से भी आ सकता है। आपको ये भी पूछ सकते हैं कि इस सेंट्रल प्रॉब्लम का ये क्या सोल्यूशन हो सकता है। इसके अलावा प्रॉब्लम की सोल्यूशंस भी हम
पढ़ेंगे। ठीक है, क्या सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, किसी सेंट्रल प्रॉब्लम्स अकर होती है और क्या क्या सोल्यूशंस हैं आपके इन सेंट्रल प्रॉब्लम्स के लिए। ठीक है, इसके अलावा इसमें आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कवर होगा, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, 12th में आपने ये सब पढ़ा है, यहाँ पे आपको अच्छे से पढ़ाया जाएगा। सेंट्रल प्रॉब्लम्स पर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये सब चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं। फाइन, सो इसके बाद है हमारा नेक्स्ट टॉपिक कंज्यूमर बिहेवियर, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। किस तरह से हम इक्विलिब्रियम में आ सकते हैं। ठीक है, मीनिंग क्या है इक्विलिब्रियम का, हम इक्विलिब्रियम कैसे अचीव कर सकते हैं अगर हमारी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में नहीं है, क्योंकि हमारी इकोनॉमी की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए इक्विलिब्रियम बहुत इंपॉर्टेंट है। सो किस तरह से हम इक्विलिब्रियम में आ सकते हैं ये हम इसमें पढ़ेंगे। यूटिलिटी, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन किस तरह से होती है, यूटिलिटी क्या होता है, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, वो पढ़ेंगे। 2 और 1 दोनों कमोडिटी केसेस की अप्रोचेस हम इसमें पढ़ेंगे। हर एक टॉपिक डिस्कस होगा, बिना टेंशन के हर एक क्लास लगाइए, पूरा इकोनॉमिक सिलेबस कवर होगा। नेक्स्ट है डिमांड। डिमांड में हमारे इंडिविजुअल डिमांड, मार्केट डिमांड आ जाती है। हम एक इंडिविजुअल की डिमांड लेके चल रहे हैं, इंडिविजुअल डिमांड, मार्केट डिमांड। ठीक है, अगर मैं सिर्फ अपनी डिमांड की बात कर रही हूँ दिस विल कम अंडर इंडिविजुअल डिमांड, अगर मैं पूरी मार्केट की डिमांड की बात कर रही हूँ सो दिस विल कम अंडर मार्केट डिमांड कर्व। ठीक है, ये दोनों ही कर्व्स पढ़े जाएंगे, किस तरह से हमारी डिमांड डिटरमाइन होती है, कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी डिमांड के लिए। डिमांड शेड्यूल टेबल्स, ठीक है, डिमांड कर्व, ठीक है, मूवमेंट अलोंग एंड शिफ्ट इन डिमांड कर्व, अगर ये हमारी डिमांड कर्व है, ठीक है, तो ये किस तरह से शिफ्ट्स होती हैं, कॉन्ट्रैक्शन, एक्सट्रैक्शन, ये सब कुछ जो है हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यहाँ पे डिमांड कर्व खत्म, अब डिमांड चेंजेस कैसे होती हैं, किस तरह से इनकम का इफेक्ट पड़ता है डिमांड में। ठीक है, क्या क्या फैक्टर्स हैं जिससे डिमांड चेंज होती है, बेसिकली इसमें हम प्राइस का देखते हैं, प्राइस का डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, सो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मीजरमेंट, 3 मेथड्स हैं हमारे डिमांड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मीजर करने के, परसेंटेज मेथड, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, जियोमेट्रिक मेथड, तीनों मेथड यहाँ पे अच्छे से डिस्कस होंगे। नेक्स्ट है, इसके बाद आपका एक टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा। ठीक है, उस टेस्ट में जितने भी टॉपिक्स हमने आपको पढ़ाए उसके रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, वो क्वेश्चंस जो CUET के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं और वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं तो ही आपका CUT क्लियर करने के रास्ते क्लियर होंगे। ठीक है, उन क्वेश्चन से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। विदाउट मॉक टेस्ट, विदाउट क्वेश्चंस थोड़ा बड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, सो इसके बाद आपका टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा, फिर हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर में जो हमारा आ जाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। यहाँ पे आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स का पोर्शन स्टार्ट हो जाता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में सिलेबस में आपको यही दिया गया है, डिमांड हो गया, सेंट्रल प्रॉब्लम होगी, बट कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिससे एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि आपका कॉस्ट हो गया, रेवेन्यू हो गया। ठीक है, टाइप्स ऑफ मार्केट हो गया, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, परफेक्ट कंपटीशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये भी हम डिस्कस करेंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, जो सिलेबस है सिलेबस से भी आता है, सिलेबस के बीच में से कोई टॉपिक उठा के क्वेश्चंस डाल देते हैं, यहाँ पे पढ़ेंगे सब कवर होगा। नेक्स्ट है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में जो आपका सर्कुलर फ्लो है, जैसे किस तरह से आपका हाउस होल्ड और प्रोडक्शन सेक्टर दोनों के बीच में क्या फ्लो है। सर्कुलर फ्लो 2 सेक्टर भी होता है, 3 सेक्टर भी होता है, सारा हम डिस्कस करेंगे। आपको सिर्फ 2 सेक्टर है सिलेबस में। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम मीन्स कैसे हाउस होल्ड से प्रोडक्शन सेक्टर में इनकम जाती है और कैसे प्रोडक्शन से हाउस होल्ड सेक्टर में इनकम जाती है, किस तरह से जनरेट होता है लैंड वगैरह, लैंड रेवेन्यू, ये सब कुछ हम इसमें पढ़ेंगे। नेक्स्ट है नेशनल इनकम, मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को मेजर करने के 3 मेथड्स हैं, वो था मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बहुत कंफ्यूजन होती है बच्चों को नेशनल इनकम और प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के मेथड्स में, कंफ्यूज नहीं होना है। नेशनल इनकम में 3 मेथड्स हैं, वैल्यू एडेड मेथड, ठीक है, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड, ये 3 मेथड्स हैं नेशनल इनकम को मेजर करने के। ये तीनों मेथड्स यहाँ पे डिस्कस होंगे। नेक्स्ट है
एग्रीगेट डिमांड, जैसा कि मैंने बोला, जब हम माइक्रो पढ़ते हैं तो हम इंडिविजुअल की बात करते हैं, ठीक है। जब हम माइक्रो पढ़ते हैं तो हम इंडिविजुअल की बात करते हैं। जब हम मैक्रो पढ़ते हैं तो हम एग्रीगेट की बात करते हैं। एग्रीगेट मतलब ओवरऑल इकोनॉमी में जो भी डिमांड है वो पढ़ेंगे, ठीक है। सप्लाई कितनी है, क्या क्या कंपोनेंट्स हैं इसके, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, प्रोपेंसिटी टू सेव, क्योंकि इनकम इंक्रीज एंड डिक्रीज होने से हमारी प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और प्रोपेंसिटी टू सेव में भी इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। हम ये पढ़ेंगे एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ये सब हम इसमें पढ़ेंगे। नेक्स्ट आ जाता है इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। किस तरह से अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो रही है, अनएम्प्लॉयमेंट के रीजंस क्या हैं। बहुत सारे टाइप्स हैं अनएम्प्लॉयमेंट के। फुल एम्प्लॉयमेंट का केस के सिनेरियो क्या होता है, सब हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे है आपका इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट का 2 सेक्टर मॉडल, इसके बारे में मैं पहले बोल रही थी। आपको 2 सेक्टर मॉडल भी होता है, 3 सेक्टर मॉडल भी होता है। सिलेबस में आपको 2 सेक्टर मॉडल है, इसी में से टॉपिक्स आएंगे। सो 2 सेक्टर मॉडल, कंसेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर का कंसेप्ट जिसको हम के से डिनोट करते हैं, ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे। कैसे मल्टीप्लायर काम करता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस एंड डेफिसिट डिमांड। देखो, जब हमारी इकोनॉमी में डिमांड होती है, ठीक है, एक होती है एक्सेस डिमांड, एक होती है डेफिसिट डिमांड। फाइन। एक्सेस डिमांड जब हमारी डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाती है, डेफिसिट डिमांड जब हमारी डिमांड इकोनॉमी में बहुत कम हो जाती है। इकोनॉमी में डिमांड बहुत प्रॉपर होनी चाहिए, इक्विलिब्रियम पे होनी चाहिए। अगर आपकी डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाती है, वो भी हमारी इकोनॉमी के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। अगर आपकी डिमांड बहुत कम हो जाती है, वो भी हमारी इकोनॉमी के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, ठीक है। तो हम इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे, क्या होता है एक्सेस डिमांड, क्या होता है डेफिसिट डिमांड, कैसे इकोनॉमी में ये आता है और क्या क्या प्रॉब्लम्स इससे क्रिएट होती हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे measures to correct excess and deficient demand. Obviously these are problems and we need solutions to control it. तो हम वो measures भी पढ़ेंगे जिससे हम ये इन चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है आपका अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट, किस तरह से क्रेडिट क्रिएशन होती है इकोनॉमी में, ठीक है, ये हम पढ़ेंगे। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कैसे होता है, गवर्नमेंट से पैसा खर्च करती है, इन्वेस्टमेंट करती है हमारी कंट्री में लोगों पे कैसे करती है, वो सब हम इस पे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है, नेक्स्ट सब यूनिट आ जाता है आपका मनी एंड बैंकिंग, ठीक है। मनी एंड बैंकिंग से भी काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे पहले मीनिंग क्या है, मनी क्या होता है, ये हम डिस्कस करेंगे। मनी का एवोल्यूशन कैसे हुआ, ऐसा तो नहीं है कि स्टार्टिंग से ही हम करेंसी यूज़ कर रहे हैं, अभी हम करेंसी यूज़ करते हैं, ठीक है। ऐसा तो नहीं कि स्टार्टिंग से ही करेंसी यूज़ होती थी, नोट्स वगैरह तो बहुत बाद में बने। तो नोट्स वगैरह से पहले कैसे, किस तरह की मनी होती थी, कैसे हमारे एक्सचेंज ऑफ गुड्स होते थे, किस तरह से हम चीज़ें खरीदते थे एक दूसरे से, क्या होता था, इसका भी डिफरेंट डिफरेंट इवोल्यूशन हुआ है, ठीक है। तो वो सब इवोल्यूशंस के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फिर फंक्शन क्या है मनी के, मनी किस काम आता है, ठीक है, बहुत सारे फंक्शंस होते हैं मनी के, ये भी हम डिस्कस करेंगे। सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक क्या होता है, आरबीआई, ठीक है। क्या मीनिंग है सेंट्रल बैंक का, हर कंट्री में होता है। फंक्शंस क्या है सेंट्रल बैंक के, ये हम डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट है कमर्शियल बैंक, 2 टाइप्स होते हैं, सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक। सेंट्रल बैंक में आ गया आरबीआई, कमर्शियल बैंक्स में जो बाकी बैंक्स होते हैं, ठीक है। इनके मीनिंग, फंक्शंस क्या होते हैं, ठीक है। ये आपका हो गया बैंक्स का टॉपिक खत्म। इसके बाद आपका आ जाता है बजट का टॉपिक, ठीक है। बजट वी ऑल नो, निर्मला सीतारमण जी हमें बजट बनाकर देती है, कुछ लोगों को पसंद आता है, कुछ लोगों के फेवर में होता है, कुछ लोगों को नहीं आता है। सो ये बजट होता क्या है, ठीक है। जब भी बजट आता है बहुत इकोनॉमी में शोर पड़ जाता है, हमारा बजट ऐसा आया है, मिडिल क्लास के लिए आया है, या अच्छे अगर अमीरों को ज़्यादा फेवर कर रहे हैं, गरीबों को ज़्यादा फेवर कर रहे हैं। सो बजट होता क्या है, ठीक है, मीनिंग क्या है बजट के, कंपोनेंट्स क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों बजट बनाया जाता है, ठीक है, क्या क्या ज़रूरत है हमारी इकोनॉमी में बजट की। तो ये सब चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसके बाद आ जाता है आपका रिसिप्ट्स,
ठीक है। रिसिप्ट्स हो गए, जैसे आपका रेवेन्यू रिसिप्ट हो गया, कैपिटल रिसिप्ट हो गया, जो पैसा आता है गवर्नमेंट के पास। अब जब गवर्नमेंट कोई पैसा खर्च रही है तो कहीं ना कहीं से तो आ रहा है उसके पास, अपने पॉकेट से तो नहीं दे रही, तो वो सब यहाँ पे आपका कवर होगा। रिसिप्ट्स क्या होता है, जब गवर्नमेंट के पास कोई पैसा आता है। एक्सपेंडिचर क्या होता है, जब गवर्नमेंट खर्चती है, एक्सपेंड करती है उस मनी को। तो रिसिप्ट्स में आपका रेवेन्यू रिसिप्ट्स, कैपिटल रिसिप्ट्स, ये सब हम डिस्कस करेंगे डिटेल में सारा। फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, ये भी प्रॉपर डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके बाद आपका प्लान और नॉन प्लान डेवलपमेंट क्या होता है, ठीक है, ये सब हम नॉन डेवलपमेंट, ये सब हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट लेक्चर है बैलेंस बजट, सरप्लस बजट, डेफिसिट बजट। बजट में भी बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, कभी कभी गवर्नमेंट के पास पैसा कम होता है, वो लगा ज़्यादा देती है, ठीक है, तो इसमें भी हम सारा पढ़ेंगे। बैलेंस बजट क्या होता है, सरप्लस बजट क्या होता है, डेफिसिट बजट क्या होता है, मतलब क्या है इन बजट्स का, इन बजट्स को हम कैसे इम्प्लीकेट कर सकते हैं इकोनॉमी में, ये सब चीज़ें हम यहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपका रेवेन्यू डेफिसिट, ठीक है, फिजिकल डेफिसिट। फिजिकल डेफिसिट को हम बोरोइंग भी बोलते हैं। जब गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं होता है तो वो बोरिंग करके इकॉनमी में पैसा खर्चती है, तो फिजिकल डेफिसिट भी हम इसको बोलते हैं। प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे। मीनिंग क्या है इसका, इम्प्लीकेशंस कैसे इम्प्लीकेट होता है ये इकोनॉमी में, जब ये होता है तो इकोनॉमी में क्या चीज़ें होती हैं, क्या अच्छा होता है, बुरा होता है, ये सब हम डिस्कस करेंगे। मीजर्स टू कंटेन डिफरेंट डेफिसिट्स, कैसे डिफरेंट डेफिसिट्स आपके आते हैं और कैसे मीज़र कर सकते हैं कि हमारा फिजिकल डेफिसिट ज़्यादा है, प्राइमरी डेफिसिट ज़्यादा है इकोनॉमी में, ये सब चीज़ें, इनको मीजर्स करने, किस तरह से मीज़र कर सकते हैं, ये सब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ ट्रेड, जो भी आप इसको बुलाते हैं। सो इसमें आपके एक्सचेंज रेट आ जाते हैं, ठीक है, जिसमें आपका डिवैल्यूएशन का कंसेप्ट आता है, रिवैल्यूएशन का कंसेप्ट आता है। जैसे $1 आपका रुपीज़ फॉर एग्जांपल 60 ले लीजिए, तो ये क्या है, जब आपका $1 वही आपका ₹50 होता है, तो वो क्या होता है, डिवैल्यूएशन होता है, रिवैल्यूएशन होता है। ये सब हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, टाइप्स ऑफ एक्सचेंज रेट भी होते हैं, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, फ्लैक्सिबल एक्सचेंज रेट, ये सब हम डिस्कस करेंगे। और किस तरह से ये एक्सचेंज रेट के फ़ायदे क्या हैं, डीमेरिट्स क्या हैं, ये हम पढ़ेंगे, ठीक है। इसको फॉरेन एक्सचेंज रेट बोलते हैं। डिटर्मिनेशन थ्रू डिमांड एंड सप्लाई, इन एक्सचेंज रेट्स को डिटरमाइन करना है विद द हेल्प ऑफ डिमांड, विद द हेल्प ऑफ सप्लाई, ये सब हम डिस्कस करेंगे। फिर आपका आ जाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट्स क्या होता है, इसका मीनिंग, इसके कंपोनेंट्स, फिर ब्रीफ एनालिसिस ऑफ रीसेंट एक्सचेंज रेट इश्यूज, अभी इस एक्सचेंज रेट के बेसिस पे क्या क्या इश्यूज हैं इकोनॉमी में, ठीक है, क्या क्या इश्यूज बन रहे हैं इकोनॉमी में, वो सब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और जीके से भी आपके क्वेश्चंस पुट हो सकते हैं, ठीक है, और ये सब हम यहाँ पे क्लास में डिस्कस करेंगे। यू हैव टू बी कंटिन्यू फॉर दिस। और जब आपका ये सारा डिस्कस होगा तो फिर आपका पार्ट टेस्ट 3 हो जाएगा। ये टेस्ट आपको करने ही करने हैं, क्योंकि इससे आपकी भी चेकिंग होगी कितना आपको आता है और कितनी आप एग्जाम्स में मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं और कितनी आपको और मेहनत की ज़रूरत है। क्या आपको ये लेक्चर्स दोबारा देखने हैं या फिर आपको अच्छे से आ गया है, इन सब के लिए ये पार्ट टेस्ट आपके बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स का पोर्शन खत्म, हमने अपना पार्ट टेस्ट ले लिया। उसके बाद आपका आता है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी क्वेश्चंस पुट ऑन हो सकते हैं, आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईवे ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। देखो क्या है, जब हमारी आज़ादी हुई थी तो हमारी इकोनॉमी में बहुत सी चेंजेस आई थी। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हमें आज़ादी मिल गई और वहाँ पे हमारी इकोनॉमी प्रॉपर फंक्शन करना शुरू हो गई। बहुत प्रॉब्लम आई थी हमारी इकोनॉमी में, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा हमारी इकोनॉमिक, जो हमारी कंट्री की इकोनॉमी है वो काफ़ी वीक चली गई थी। तो वो सब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि जब हमें इंडिपेंडेंस मिली तो क्या चेंजेस आए हमारी इकोनॉमी में, क्या प्रॉब्लम्स आए इकोनॉमी में, कैसे हमने उन प्रॉब्लम्स को कोप अप किया, कैसे हम आगे बढ़े हमारी इकोनॉमी में, वो सब हम पढ़ेंगे। इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम कैसे बना, 5 ईयर्स प्लान, इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसमें से भी क्वेश्चन पुट हो सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर है फीचर्स, प्रॉब्लम्स एंड पॉलिसीज ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के लिए क्या क्या पॉलिसीज हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं एग्रीकल्चर सेक्टर की, वो सब हम डिस्कस करेंगे।
न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रैटेजीज जो जो गवर्नमेंट ने लाई हैं वो हम पढ़ेंगे। इंडस्ट्री, फॉरेन ट्रेड, ये सब यहाँ पे आपका डिस्कस होगा। नेक्स्ट है आपका पॉवर्टी, जो गरीबी है कंट्री में, ठीक है, गरीबी है कंट्री में, किस तरह से हम पॉवर्टी, क्या क्या प्रोग्राम्स हैं पॉवर्टी एलिविएशंस के लिए, पॉवर्टी को कैसे हम कम कर सकते हैं हमारी कंट्री में, तो उसके लिए क्या क्या प्रोग्राम्स बनाए गए हैं, वो सब प्रोग्राम्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। क्या क्या असेसमेंट है पॉवर्टी को लेके, वो सब यहाँ पे डिटेल में डिस्कस होगा। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है, इसका रोल क्या है, ये सब हम पढ़ेंगे। बहुत ज़रूरी होता है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन फॉर आवर कंट्री। रूरल डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट क्या है, किस तरह से हम हमारे जो रूरल एरियाज हैं उनको डेवलप कर सकते हैं, ठीक है, क्या क्या की हैं इसकी, इश्यूज क्या हैं, क्या क्या इश्यूज फेस करते हैं रूरल लोग, ठीक है। उसके बाद रोल ऑफ कोऑपरेटिव्स, कोऑपरेटिव्स का क्या रोल है, डाइवर्सिफिकेशन क्या है, ये सब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एम्प्लॉयमेंट, किस तरह से हम लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं, क्या क्या हमारे इकॉनमी में मेथड्स हैं, पॉलिसीज़ हैं अडॉप्ट की हैं एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए, सब। इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है हमारी कंट्री का, इंफ्रास्ट्रक्चर भी है जो हमारे इकोनॉमी की डेवलपमेंट की बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैसे करता है, क्या होता है, वो सब हम यहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे। सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इस पे सबसे ज़्यादा फोकस किया जाता है। सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, किस तरह से हम अपने रिसोर्सेज अभी किस तरह से यूज़ करें कि हमारी आने वाली जनरेशन के लिए भी बच जाए। जैसे हमें पता है लिमिटेड रिसोर्सेज है, ठीक है, और अनलिमिटेड वॉन्ट्स हैं। अभी ही हमारी वॉन्ट्स इतनी ज़्यादा हैं कि उसके लिए हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, तो हम किस तरह से इसको यूज़ करें कि हमारे जो सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, किस तरह से हम इन रिसोर्सेज को यूज़ करें कि हमारी आने वाली जनरेशन के लिए भी ये बच जाए और वो भी इसे प्रॉपर यूटिलाइज करके अच्छी हमारी इकोनॉमी चला सके। तो ये हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में आ जाता है, ये भी हम यहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है कंपैरिजन, यहाँ पे चाइना है, नेबर्स कंट्रीज के साथ हमारा कंपैरिजन, ठीक है, क्या है उस कंट्री में, क्या है हमारी कंट्री में, ठीक है, वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। चाइना के साथ कंपैरिजन पढ़ेंगे, पाकिस्तान के साथ कंपैरिजन पढ़ेंगे। फिर इश्यूज क्या क्या फेस हैं कर रहे हैं हमारी इकोनॉमी, इकोनॉमिक ग्रोथ, पॉपुलेशन सेक्टर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉपुलेशन सेक्टर में क्या क्या, पॉपुलेशन क्या रोल प्ले करती है हमारी इकोनॉमी में, क्या पॉपुलेशन अच्छी है, बुरी है, सब हम इसमें डिस्कस करेंगे कि इश्यूज हैं, प्रॉब्लम ही है एक तरह की पॉपुलेशन। और दूसरे जो डेवलपमेंट इंडिकेटर्स हैं वो सब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसके बाद आपका इंडियन इकोनॉमिक का पोर्शन जो है वो खत्म हो जाता है, हम आपका पार्ट टेस्ट बनाएंगे। इसके बाद जब ये हो जाता है, हमारी कोशिश है 1 अप्रैल तक आपका पूरा का पूरा सिलेबस जो है वो खत्म हो। अच्छा, जब ये हो जाता है उसके बाद कंप्लीट सिलेबस टेस्ट है पूरी इकोनॉमिक्स का, इकोनॉमिक्स CUET 2023, ये पूरा सिलेबस जितना भी हमने पढ़ा है, इन सब सिलेबस में से वो क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं, वो सब क्वेश्चंस आपको इस टेस्ट में प्रोवाइड किए जाएंगे। आपको ये टेस्ट देना है जिससे आपको भी पता चलेगा कहाँ पे आपका लेवल है इकोनॉमिक्स में, ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको देना ही देना चाहिए। इसके अलावा आपको हर टॉपिक के बाद, जैसे ये आपका टॉपिक है, हर टॉपिक के बाद देख सकते हैं, ये देखिए, हर टॉपिक के बाद आपको एक प्रैक्टिस शीट प्रोवाइड की जाएगी। उस प्रैक्टिस शीट में वो क्वेश्चंस होंगे जो इस टॉपिक से एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये प्रैक्टिस शीट आपको करनी ही करनी है। ये प्रैक्टिस शीट्स आपको प्रोवाइड की जाएंगी, हर टॉपिक के बाद प्रोवाइड की जाएंगी, और इस प्रैक्टिस शीट में इन टॉपिक्स से रिलेटेड वो क्वेश्चन जो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो आपको पूछे जाएंगे। सो ये प्रैक्टिस शीट आपको करनी है, पूरा लेक्चर अटेंड करना है, जो भी आपको पढ़ाया जाएगा हर चीज़ डिटेल में अच्छे से सुननी है, और उसके बाद ये प्रैक्टिस शीट करनी है। ये प्रैक्टिस शीट जो भी होंगी आपकी, ये प्रैक्टिस शीट प्लस जो आपको पढ़ाया जाएगा, उसके बाद जो आपका पार्ट टेस्ट होंगे, जैसे कि आपका एक पॉइंट सिलेबस खत्म हुआ तो उसके बाद आपके जो पार्ट टेस्ट हैं वो पार्ट टेस्ट, प्लस जो आपका लास्ट में होल इकोनॉमिक्स का टेस्ट होगा,
अगर आप कंटिन्यूटी बनाए रखते हैं, सारे टॉपिक्स देखते हैं, ये प्रैक्टिस शीट, पार्ट टेस्ट, इकोनॉमिक्स टेस्ट, ये सब करते हैं, तो गारंटी है 100% आपके सारे के सारे इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस ठीक होंगे। बिल्कुल भी बनता नहीं है कि आपका एक भी क्वेश्चन गलत हो। ठीक है, ये सब कंटिन्यूटी बनाए रखनी है, सब चीज़ें करनी है फॉर योर फुल मार्क्स, और ये सब आपका 1 मंथ के अंदर अंदर होगा। सारे लेक्चर्स अटेंड करने हैं, एक भी दिन वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि टॉपिक्स थोड़े ज़्यादा हैं, 1 मंथ के अंदर हम कंप्लीट कर रहे हैं। अगर आप एक दिन को छोड़ के अगले दिन सोचते हैं कि हम ये वाला टॉपिक अगले दिन इसके साथ कर लेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। ये बेशक एम्प्लॉयमेंट लिखा है, बट इसके अंदर बहुत से ऐसे टॉपिक्स हैं, कोई भी छोटा टॉपिक उठा के क्वेश्चन डाल देते हैं, तो बहुत चीज़ें हैं डिस्कस करने वाली। हर दिन जो लेक्चर आएगा साथ साथ अटेंड करना है, जिससे आपको प्रॉपर कोई तकलीफ ना हो और आपका सिलेबस सारा आराम से कंप्लीट हो जाए। ठीक है, कंटिन्यूटी बनाए रखनी है, प्रॉपर ये सब लेक्चर्स देखने हैं, जिससे आपको एंड में मार्क्स अच्छे ऑब्टेन हो और आपकी प्रैक्टिस भी अच्छे से हो जाए। जिन बच्चों ने पढ़ लिया है वो रिवीजन के लिए ये देख सकते हैं, क्योंकि रिवीजन भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। रिवीजन के लिए भी देख सकते हैं। इसके साथ बने रहिए हमारे साथ क्लास में, बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, बहुत मज़े से पढ़ेंगे। 1 महीने के अंदर अंदर सारा सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।